हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग LIC डबल एओ का वैकेंसी 2025-26 के लिए जो आया है उसके रिगार्डिंग। बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, बैंकिंग ज़्यादा बेटर है कि इंश्योरेंस ज़्यादा बेटर है, सैलरी किस में ज़्यादा अच्छा है, प्रमोशन किस में फास्ट है। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी की। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 350। बहुत से लोग ये वैकेंसी देख के ही घबरा गए होंगे कि यार इतनी कम वैकेंसी है, इतने सारे लोग हैं। ठीक है, तो यार देखो, अभी के टाइम आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से उठा लो, चाहे वो क्लर्क का हो, ठीक है, स्टेट का हो, मतलब सेंट्रल का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, कोई सा भी वैकेंसी हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उसमें कंपटीशन है। कंपटीशन ही नहीं बोलेंगे, कट थ्रोट कंपटीशन है। तो आपको यार फाइट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन बात वही है कि आप खुद पे फोकस करिए, खुद को इम्प्रूवमेंट करिए। आपके मार्क्स में यदि कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आपका मॉक का मार्क्स कैसे इंप्रूव हो, ना कि आप दूसरे को देखिए। ठीक है, दूसरे का कितना आ रहा है इस पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान होना चाहिए यदि आपका 50 आ रहा है तो 55 कैसे आया, 55 आ रहा है तो 60 कैसे आया। ठीक है, तो आपको इस बातों को ज़्यादा ध्यान देना है, तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन जब तक नहीं होता तो सबको यही लगता है यार कि इतने कम वैकेंसी है, इतने सारे लोग। उस टाइम क्या लगता है ना, अपने को यही लगता है कि यार सब तो मेरे से ज़्यादा ही काबिल है, सब तो मेरे से ज़्यादा ही सिंसियर है। ठीक है, तो उनका होगा कि मेरा होगा, ऐसा आता है मन में। मेरे भी आते थे कभी, और सबके आते हैं। ठीक है लेकिन वही बात है कि आप अपना कोशिश करते रहिए, हो जाएगा सिलेक्शन। तो वैकेंसी को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, फॉर्म फिल करिए। ठीक है, फॉर्म फिलिंग डेट की यदि बात करें तो 16/8/25 से स्टार्ट है और 8/9/25 तक लास्ट है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 3/10/25 को, यानी 3 अक्टूबर को इनका प्रीलिम्स है, और 8 नवंबर को इनका मेंस है। हालांकि इन्होंने टेंटेटिव लिखा है, लेकिन आप मान के चलिए कि यही इनका 99% फिक्स डेट है। आप ये डेट लेके ही तैयारी करिए। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है, एज ऑन 1/8/25। ठीक है, अब इसको लेके बहुत से लोगों के मन में क्या बोले, ठीक है, गुस्सा है, उम्मीद है, जो भी है, कि इस एज क्राइटेरिया को लेके बहुत से लोग छट रहे हैं। एग्ज़ाम एज उनका फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट डाला, मेल किया कि जो एज का क्राइटेरिया हो 1 जनवरी से लिया जाए या फिर 1 अप्रैल से लिया जाए। ठीक है, क्योंकि SBI जनरली ऐसा करती है कि वो 1 अप्रैल से लेती है। हालांकि इस पर कुछ अभी आया नहीं है अपडेट, यदि आता है तो अपडेट करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए। बहुत सारे इंश्योरेंस एग्जाम्स में होता है कि मिनिमम 60% का कट ऑफ रखते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया, तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, सैलरी की यदि बात करें तो यार देखो, सैलरी जो है इनका 88,635, 88,000 जो है इनका बेसिक्स है। ठीक है, बैंक PO की यदि बात करें स्टार्टिंग में स्केल 1 का, तो इतना ग्रॉस भी नहीं होता है। ग्रॉस भी उनका कितना होता है, 80, 84 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ग्रॉस जितना नहीं होता है उससे ज़्यादा यहाँ पे बेसिक्स है स्टार्टिंग में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ग्रॉस की यदि बात करते हैं 1,26,000 के पास है, आसपास है। यदि कट खटा के आप देखेंगे तो 1,10, 1,15 आपके इन हैंड सैलरी बनने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। आप यदि स्टार्टिंग स्केल 1 में, मतलब इंट्री स्टेज पे यदि आपका 1,00,000 प्लस सैलरी है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, प्रोबेशन की बात करें तो 1 ईयर का है। इसमें एक क्लाउज लिखा हुआ है कि यदि आप सक्सेसफुली प्रोबेशन कंप्लीट नहीं करते तो आपका प्रोबेशन 2 साल तक एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात से बहुत से लोग टेंशन में, तो यार टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो रेयर केस में होता है। ठीक है, अब बिल्कुल आप जैसे प्री क्लियर किए, मेंस क्लियर किए, इंटरव्यू क्लियर किए, सारे स्टेज क्लियर करके आप जा रहे हो, तो यू आर वेल इफिशियंट। ठीक है, बहुत इफिशियंसी आप में, बहुत आप क्वालिफाइड हो, बहुत काबिल हो। ठीक है, तभी आप 350 में जाके सेलेक्ट हो रहे हो। तो ये ध्यान दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रोबेशन 2 साल एक्सटेंड क्यों लिखा हुआ है, तो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, बॉन्ड की यदि बात करें तो मिनिमम 4 ईयर्स आपको सर्व करना है LIC को, या फिर 5 लाख का, यदि उसके बीच में आप छोड़ते हैं तो 5 लाख का बॉन्ड भरना है आपको, यानी कि 5 लाख प्लस GST जो भी होगा वो पेनल्टी आपको भरना है। तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा है। बैंकिंग में यदि देखोगे तो मिनिमम, ऑफिसर्स में यदि देखोगे PO में, तो 1.5 लाख 2 लाख ऐसे होता है। तो यहाँ पे यार सैलरी भी आपको ज़्यादा दे रहा है, तो बॉन्ड ऑफकोर्स ज़्यादा तो हो गई। एग्ज़ाम पैटर्न की यदि बात करें तो प्री जो है इनका रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, क्वांट 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इंग्लिश जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ये 20 मिनट्स का आपका 1 आवर का प्रीलिम्स एग्जाम्स होने वाला है। जो मज़े की बात यहाँ पे है ना, वो ये है कि इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। बहुत से लोग होते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड के, जिनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश वीक है।
हालांकि देखो मैंने आपको बताया अभी वीडियो में कि इंग्लिश ज़्यादा कुछ आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि बेसिक्स रीडिंग अपना सुधार लेते तो इंग्लिश आप आराम से कर ले जाएंगे। स्टिल लोगों को लगता है यार कि उनका सिलेक्शन इंग्लिश के कारण नहीं हो रहा है, प्री में छट जा रहा है या मेंस में छट जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू में सही से नहीं बोल पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आपके लिए इससे बेस्ट एग्ज़ाम कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश बस क्वालिफाइंग इन नेचर होना चाहिए, क्वालिफाई करना है आपको और कुछ नहीं, ठीक है। यदि मेंस की बात करें तो मेंस में रीजनिंग है 30 क्वेश्चन 90 मार्क, क्वांट है 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, जीए है 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स और इंश्योरेंस है 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा जो ऐड होता है ना वो होता है कि आपको इंश्योरेंस वाला जो पार्ट है ना वो अलग से पढ़ना पड़ेगा। देखो जनरल अवेयरनेस तो आप पढ़ते ही हो बैंकिंग के लिए, तो जनरल अवेयरनेस में सब आ जाता है, स्टैटिक भी आ जाता है और करंट अफेयर्स भी आ जाता है, तो वो तो आप करते ही हो बैंकिंग में। इंश्योरेंस आप उतना नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो इंश्योरेंस में आपको इस LIC एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो यूट्यूब वगैरह वीडियो से आप पढ़ सकते हैं या फिर कोई कैप्सूल वगैरह का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप्स पे, तो उसके थ्रू आप आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है। तो उसमें भी आपको स्टैटिक और जो करंट में कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड चल रहा है तो उसको फोकस करके आपको पढ़ना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, प्रोबेबली एक ऐसे और लेटर रहेगा, तो 35 मार्क्स का रहेगा, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब मज़े की बात ये देखो कि इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्री में हो या मेंस में हो, दोनों आपके क्वालिफाइंग इन नेचर है। सेक्शनल कटअप का बात रखा है इन्होंने, यानी कि सेक्शनल कटअप आपका रहेगा एग्जाम्स में। सबसे मज़े की बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एज मिलेगा जीए और इंश्योरेंस में। जनरली क्या होता है ना कि जीए और इंश्योरेंस में जब निगेटिव मार्किंग होता है तो हम सोचते हैं यार कि ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे, पता लगा निगेटिव में ही मार्क्स आ गए, ठीक है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे एज ले सकते हैं कि जीए और इंश्योरेंस में 100% अटैम्प्ट करके आ जाना, या 10-12 तो सही हो ही जाएंगे, ठीक है। हालांकि देखो वो तो लक डिपेंडेंट होता है, तुक्के भी सबके नहीं लड़ते हैं, बहुत से लोगों का तुक्का भी लड़ जाता है लेकिन सबका नहीं होता ऐसा। स्टिल वो चीज़ है ना कि आप एटलीस्ट निगेटिव मार्किंग से बचोगे। निगेटिव तो नहीं जाएगा ना आपका, मान लो आपने 100% अटैम्प्ट कर भी दिए तो निगेटिव आपका नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें, बाकी मेहनत तो करना ही है यार, एग्ज़ाम्स तो देना ही है। ऐसे आप ऐसा तो नहीं है निगेटिव मार्किंग है तो बस एग्ज़ाम में जाओगे, तुक्के मार दोगे और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मेहनत आपको ऑफकोर्स करना ही है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको एज देगा, एक पॉजिटिव एज। तो एज सिर्फ आपको ही नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, तो कटअप इसीलिए थोड़ा सा हाई साइड पे रहता है इसका, ठीक है। यदि एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम देखो यार, PO का मेंस यदि देखोगे ना तो उतना भी, मतलब PO का लेवल का मान सकते हो या उससे थोड़ा नीचे ही होता है। प्रीलिम्स का भी वैसा ही रहता है, PO प्री का, और मेंस का भी उस टाइप का ही। आप PO बैंक का जो PO होता है ना उस लेवल पे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ना तो बहुत ज़्यादा टफ होता है ना बहुत ज़्यादा इजी होता है, मॉडरेट मॉडरेट आप बोल सकते हैं, ठीक है। कटअप की बात करें तो यार थोड़ा सा हायर साइड पे होता है ऑफकोर्स। तो अब वही चीज़ है ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर से आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग हो गया तो कटअप थोड़ा हायर साइड पे जाएगा, ठीक है। मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है, जो आपका सिलेक्शन होता है वो मेंस प्लस इंटरव्यू के बेस पे होगा। प्री ऑफकोर्स क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। बाकी बात करें कि जो भी लोग बैंक की तैयारी करें तो वो तो यार ऑफकोर्स आप आराम से फील करिए ही करिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बस इंश्योरेंस वाला पार्ट ही पढ़ना है, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। 1-2 घंटा भी डेली निकालेंगे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको फील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये डाउट है उनके मन में। तो देखो 2-3 पॉइंट आपको बताते हैं कि क्यों फील करना चाहिए। पहली बात तो यार सैलरी बहुत अच्छी है, तो वो चीज़ है। दूसरा आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो देखोगे तो बैंकिंग से फार बेटर है वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 डेज बैंकिंग मिलेगा, ठीक है। सारे सैटरडे संडे ऑफ है यहाँ पे बैंक में, अभी भी 2 सैटरडे आपको जाना है। उसके बाद देखोगे तो वर्क टाइमिंग भी बेटर है बैंक के कंपैरिजन में, ठीक है। बैंक के कंपैरिजन में आपको अच्छा मिलेगा। बैंक में क्या है कि आपको जाने का टाइम होता है लेकिन आने का कोई टाइम नहीं होता है, स्पेशली यदि आप ऑफिसर हो तो, ठीक है। लेकिन LIC में ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, आप हमेशा आप नहीं आ जाओगे 5 बजे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप टाइम से निकल सकते हो, टाइम से जाओ टाइम से आ जाओ। समटाइम्स वहाँ पे भी आपको प्रेशर होगा, ऑफकोर्स पैसे मिल रहे यार इतने तो
काम तो वहाँ भी करना ही है, ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के ही पैसे मिलेंगे। लेकिन हाँ, बैंक के कंपैरिजन में देखोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क प्रेशर, वर्क लोड, इसके मामले में फार बेटर है बैंक के कंपैरिजन में, ठीक है। एक चीज़ जो लैग करता है वो आप प्रमोशन मामले में बोल सकते हो, ठीक है, कि प्रमोशन पॉलिसी क्या है ना कि बैंकिंग में थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है। आप हर एक 2-3 साल पे स्केल आपका चेंज हो जाएगा। और एलआईसी में क्या है कि प्रमोशन पॉलिसी थोड़ा स्लो है कंपेयर टू यदि बैंक देखेंगे तो। लेकिन बात वही है कि अब सब कुछ तो यार प्रमोशन ही नहीं होता है ना। अब स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यार प्रमोशन फास्ट है, एजीएम बनना है, डीजीएम बनना है, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप बैंकिंग में आते हो ना तो आपको पता लगता है हकीकत, फिर लगता है यार स्केल 1 ही ठीक है, स्केल 2 ही ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस भी ज़रूरी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर उस मोमेंट पे आप प्रायोरिटी देखते हो, तो वो चीज़ें होता है। यदि आपका देखो प्रायोरिटी आपका यदि ये है कि मेरे को फास्ट प्रमोशन लेना है, एजीएम डीजीएम तक जाना है, एमडीसीओ तक जाना है, ठीक है, उस केस में ऑफकोर्स आपके लिए बैंकिंग ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एलआईसी में आपको टाइम लगेगा आपको टॉप नोच पे पहुंचने के लिए, और इतना आसानी से नहीं होता है। प्रमोशन उधर भी होता है ऑफकोर्स, लेकिन इतना फास्ट नहीं होता जितना बैंक में होता है, ठीक है। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि यार प्रमोशन मेरे को फास्ट लेना है तो ऑफकोर्स बैंक आपके लिए सही है। अदरवाइज यदि बाकी चीज़ में देखेंगे तो सब में मेरे हिसाब से एलआईसी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चाहे वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो, सैलरी की बात हो, टाइमिंग की बात हो, ठीक है, प्रेशर की बात हो, सब कुछ में ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये था छोटा सा वीडियो, बाकी आपको कुछ भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं फिर, टेक केयर।